नमस्कार साथियों। दीपावली के पर्व के बाद में अपने लॉजिक की ऑनलाइन क्लासें पुनः आरंभ होती है। दीपावली का पर्व आप सारों के लिए आनंददायक और उल्लास वाला रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ अपने लॉजिक को फिर से पढ़ते हैं कि लॉजिक में हमने पिछले व्याख्यान में यह देखा था कि लॉजिक में कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्या होती है, निरपेक्ष तर्क वाक्य किसे कहते हैं। तो मोटे तौर पर हमने जाना था कि सापेक्ष वाक्य वो वाक्य होते हैं जो यदि और तो वाले होते हैं, जो शर्त वाले वाक्य होते हैं, उन्हें अपने सोपाधिक या सापेक्ष तर्क वाक्य कहते हैं। सापेक्ष यानी पहले वाला वाक्य दूसरे वाले वाक्य पर या दूसरे वाला वाक्य पहले वाले वाक्य पर आश्रित होता है, उसे हम सापेक्ष या सोपाधिक तर्क वाक्य कहते हैं। या लॉजिकली भाषा में अगर आपने बोले तो जिस तर्क वाक्य में उद्देश्य व विधेय पद निश्चित हो उसे सापेक्ष या सोपाधिक तर्क वाक्य कहते हैं। दूसरा जो है वो है निरपेक्ष या निरूपाधिक तर्क वाक्य। जिस तर्क वाक्य में उद्देश्य व विधेय पदों के बीच संबंध निश्चित न हो, जिसमें उद्देश्य और विधेय पद निश्चित न हो, उन्हें निरूपाधिक तर्क वाक्य कहते हैं। इसे निरपेक्ष तर्क वाक्य भी कहते हैं। इसमें पहले वाला वाक्य दूसरे वाले वाक्य पर आश्रित नहीं होता या दूसरे वाला वाक्य पहले वाले वाक्य पर आश्रित नहीं होता। इसमें हमने एक चीज जानी थी कि निरपेक्ष तर्क वाक्य जो है वो मुख्य चार तत्वों से या चार घटकों से या चार एलिमेंट से मिलकर बनता है। कौन कौन से थे वो चार तत्व? सबसे पहला उद्देश्य पद, सेकेंड विधेय पद, थर्ड गुण और फोर्थ परिमाण। इनके बारे में हमने जानने का प्रयास किया था कि निरपेक्ष तर्क वाक्य जो है वो चार प्रकार के तत्वों से या चार प्रकार के घटकों से मिलकर बनता है। ये चार इसके सह घटक हैं। इनसे मिलकर निरपेक्ष तर्क वाक्य या निरूपाधिक तर्क वाक्य की संरचना होती है। कौन कौन से? उद्देश्य पद, विधेय पद, गुण और परिमाण। उद्देश्य पद कौन सा? जिस पद की विशेषता बतलाई जा रही हो या जिस पद का वर्णन किया जा रहा हो उसे उद्देश्य पद कहते हैं। उद्देश्य पद के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे उस तर्क वाक्य का विधेय पद कहा जाता है। कोई तर्क वाक्य है उसमें उद्देश्य या विधेय पदों के बीच के संबंध को या तो हम स्वीकार करते हैं या हम उसे अस्वीकार करते हैं। इसे ही उस तर्क वाक्य का गुण कहा जाता है, यानी है या नहीं है, ये तर्क वाक्य का गुण है। तो चौथी बात है परिमाण, यानी कोई तर्क वाक्य है वो या तो अपने सभी वर्गों के बारे में या अपने वर्ग के कुछ सदस्यों के बारे में कथन करता है। इसे ही उस तर्क वाक्य का परिमाण कहा जाता है। तो परिमाण क्या हुआ कि सभी, कोई, कुछ, ये सब शब्द आए तो आपको इनसे उसके परिमाण को पता लगाना है। भी सभी शब्द आ गया, कोई शब्द आ गया, कुछ आ गया, इसका मतलब ये इसके परिमाण को इंगित कर रहे हैं। गुण है या नहीं है, जिस पद का वर्णन किया जा रहा है वो उसका उद्देश्य पद होगा और उद्देश्य पद के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो उस तर्क वाक्य का विधेय पद होगा। तो ये चारों से मिलकर निरपेक्ष तर्क वाक्य की संरचना होती है। तो निरपेक्ष तर्क वाक्य इन चार घटकों से मिलकर बनता है। अगर इसमें ये पूछा जाए कि निरपेक्ष तर्क वाक्य या निरूपाधिक तर्क वाक्य में कितने टर्म होते हैं, कितने पद होते हैं, तब आपको बताना है दो पद, दो ही है। ये है टर्म पद, ये दो है। निरपेक्ष तर्क वाक्य या निरूपाधिक तर्क वाक्य में कितने पद होते हैं? हम कहेंगे दो पद होते हैं, उद्देश्य पद और
विधेय पद। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि निरपेक्ष तर्क वाक्य में कितने घटक होते हैं, कितने चीजों से मिलकर ये बनता है, तब हम कहेंगे 4। कौन कौन से? उद्देश्य, विधेय, गुण और परिमाण। अब निरपेक्ष तर्क वाक्य, इसके जगह अगर ये आ जाए निरपेक्ष न्याय वाक्य, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, ये है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। इसका मतलब है निरपेक्ष तर्क वाक्य या निरूपाधिक तर्क वाक्य। लेकिन अगर इसके स्थान पर आ जाए कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, यानी निरपेक्ष न्याय वाक्य आ जाए, न्याय वाक्य यानी युक्ति आ जाए, उसमें कितने तत्व होते हैं, उसमें कितने पद होते हैं? उसमें 3 पद होते हैं, उद्देश्य, विधेय और मध्यम पद। तो सिंपल सी बात क्या है, अगर पूछा जाए कि निरपेक्ष तर्क वाक्य में कितने टर्म होते हैं, कितने पद होते हैं, तो हम कहेंगे 2 पद होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य पद और विधेय पद। निरपेक्ष तर्क वाक्य में कितने तत्व होते हैं, कितने घटक होते हैं, तो हम कहेंगे 4, उद्देश्य, विधेय, गुण, परिमाण। लेकिन पूछा जाए निरपेक्ष न्याय वाक्य में कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में कितने पद होते हैं, तो हम कहेंगे 3 पद होते हैं। कौन कौन से? 2 तो ये सेम ही, उद्देश्य पद, विधेय पद और तीसरा मध्यम पद। वो अपने बाद में देखेंगे जब अपने निरपेक्ष न्याय वाक्य का चैप्टर आएगा। तो मुख्य रूप से यही है कि ये 4 प्रकार के तत्वों से मिलके बनता है और इसमें 2 पद होते हैं, उद्देश्य पद और विधेय पद। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि लॉजिक जो है आपके वो इस निरपेक्ष या निरूपाधिक तर्क वाक्यों के चैप्टर पर ही आधारित है। तो कितने प्रकार होते हैं इसके, तो प्रकार के बेस पर हम यहाँ डिवाइड करते हैं गुण को पहले। उद्देश्य, विधेय तो है ही, सब्जेक्ट बोलते हैं इसको, इसको प्रेडिकेट बोलते हैं। अगर गुण और परिमाण, गुण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? या तो जब हम पॉजिटिव कोई बात बोलते हैं, स्वीकारात्मक कोई बात बोलते हैं, जैसे सभी गाय कबूतर हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी मनुष्य ईमानदार हैं, है वाला शब्द। और दूसरा नहीं वाला, क्योंकि लॉजिक में केवल सत्य असत्य है और नहीं है, इनके बीच में ही भेद किया जाता है, इनका ही यह अध्ययन करता है। वैध अवैध, सत्य असत्य, या तो ये चीज है या ये चीज नहीं है, तो है। दूसरा गुण कौन सा हो गया? सभी गाय कबूतर नहीं है, आज सोमवार नहीं है, गाय मशीन नहीं है, मनुष्य ईमानदार नहीं है, नहीं वाला। तो गुण कितने प्रकार के हो गए? गुण 2 प्रकार के हो गए। एक तो हो गया है वाला और दूसरा नहीं है वाला हो गया, 2 प्रकार के। तो इन दोनों के आधार पर हम इन तर्क वाक्यों को 2 भागों में बांट लेते हैं। जिन तर्क वाक्यों में अपने है की बात कहते हैं, स्वीकारात्मक कोई बात कहते हैं, पॉजिटिव कोई बात कहते हैं, उन्हें बोलते हैं विधेयात्मक तर्क वाक्य। और जिन तर्क वाक्यों में अपने नेगेटिव या नकारात्मक बात कहते हैं कि नहीं है, उन्हें बोलते हैं निषेधात्मक तर्क वाक्य। यानी जिन तर्क वाक्यों में अपने है की बात कहते हैं, स्वीकार करने की कोई बात कहते हैं, उसे बोलते हैं विधेयात्मक तर्क वाक्य। और जिस तर्क वाक्य में हम निषेध की बात करते हैं, नकारात्मक की बात करते हैं, कोई चीज है उसको हम अस्वीकार करते हैं, तो उस तर्क वाक्य को निषेधात्मक तर्क वाक्य कहा जाता है। तो गुण के आधार पर तर्क वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। अब देख परिमाण के आधार पर भी तर्क वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? कोई तर्क वाक्य या तो ये कहता है कि सभी है, कोई नहीं है, या तो सभी के बारे में बोलता है या कोई के बारे में बोलता है। तो पहला जो होगा उसे अपने बोलते हैं सर्वव्यापी, जो या तो सारों के बारे में बोलेगा कि सभी गाय कबूतर है, या वो सारों के बारे में निषेध बोलेगा
इस कोई गाय कबूतर नहीं है। लेकिन जब भी खंडन करेगा या जब भी मंडन करेगा तब वो पूरे वर्ग के बारे में करेगा, सारों के बारे में करेगा। सभी मनुष्य ईमानदार है और कोई मनुष्य ईमानदार नहीं है। ये दोनों ही वाक्य एक संपूर्ण वर्ग के बारे में या तो स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं। सभी गाय कबूतर हैं या कोई गाय कबूतर नहीं, यानी गाय के पूरे वर्ग के बारे में अपने या तो यस बोल रहे हैं या गाय के पूरे वर्ग के बारे में अपने नो बोल रहे हैं, लेकिन वर्ग वो पूरा होगा। तो जब हम किसी पूरे वर्ग को स्वीकार करते हैं या उस पूरे वर्ग को अस्वीकार करते हैं तो ये दोनों ही सर्वव्यापी तर्क वाक्य में आएगा। नंबर दूसरा, अंशव्यापी। अंशव्यापी कौन सा होगा? जो तर्क वाक्य कुछ सदस्यों के बारे में या तो स्वीकार करने की बात कहता है या अस्वीकार करने की बात कहता है, कुछ के बारे में। अगर हम कहते हैं कुछ कवि शराबी हैं तो ये वाला वाक्य किसमें आएगा? अंशव्यापी में। अगर अपने बोलते कुछ कवि शराबी नहीं है तो भी ये वाक्य अंशव्यापी वाले वाक्य में आएगा, क्योंकि अपने कुछ के बारे में बात कर रहा है। तो मोटे तौर पर आप ये मानो कि परिमाण के आधार पर अपने तर्क वाक्यों को दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक, जिसमें अपने सभी के बारे में बात करें उन्हें तो बोलेंगे सर्वव्यापी। जिन वाक्यों के बारे में अपने कुछ के बारे में बोलेंगे, चाहे वो यस हो या नो हो, कुछ के बारे में अपनी सकारात्मक बात भी बोल सकते हैं, कुछ के बारे में अपने निषेधात्मक बात भी बोल सकते हैं, लेकिन बात कुछ के बारे में होगी। अगर बात कुछ सदस्यों के बारे में है तो वो सारे वाक्य अंशव्यापी वाक्य कहलाते हैं। जब अपने सारे सदस्यों के बारे में बात करेंगे तो उसे सर्वव्यापी वाक्य कहते हैं। तो परिमाण के आधार पर भी वाक्य दो प्रकार के होते हैं, सर्वव्यापी वाक्य और अंशव्यापी वाक्य। धन्यवाद।